और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर, भारत और जापान के बीच हुए सामरिक समझौते की वजह से एक बार फिर चीन बौखला गया है। भारत और जापान के बीच जो सामरिक समझौता हुआ है उसके मुताबिक दोनों देश एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ पूरी दुनिया अब एकजुट हो रही है। चीन के खिलाफ अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के साथ साथ सिंगापुर पहले से ही एकजुट है। और अब भारत और जापान के बीच हुए इस बेहद अहम समझौते से हिंद महासागर में चीन की न सिर्फ ताकत कमजोर होगी बल्कि उसकी घेराबंदी भी की जाएगी। भारत और जापान के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के इलाकों में दोनों देशों के बीच युद्धपोतों और विमानों के लिए सैन्य सहयोग बढ़ेगा। जापान छठा देश है जिसके साथ भारत ने इस तरह का सैन्य समझौता किया है। इस समझौते के बाद बौखलाए चीन ने गीदड़ भभकी दी है कि युद्ध की स्थिति में भारत को ना तो अमेरिका साथ देगा और ना ही जापान आएगा। तो ये अहम समझौता जापान के साथ भारत का, लेकिन इस सब के बीच चाइना की तरफ से गीदड़ भभकी। हमारे सहयोगी संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लेह से। संदीप, अमिताभ जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ हैं। लेकिन संदीप, सबसे पहले आपके पास ये जो समझौता हुआ है डिटेल में बताइए, समझौते से क्या फायदा भारत को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, और जिस तरीके से हम लगातार चीन के खिलाफ तमाम देशों को एकजुट कर रहे हैं उस दिशा में किस तरीके का कदम? कर दो। संदीप के पास चलेंगे। अमिताभ जी, इस समझौते को आप किस तरीके से देख रहे हैं? एशिया पैसिफिक के तमाम देश हैं जहां चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था और इस एशिया पैसिफिक में अगर चीन को घेरा जा सके तो चीन के मूवमेंट को, चीन के ट्रेड को और चीन के जिस तरह से चीन के शिप्स घूमते हैं उनको काफ़ी काबू करने में मदद मिलेगी। इसमें जापान भी शामिल है, इसमें दक्षिण कोरिया भी शामिल है, इसमें अमेरिका भी शामिल है। और जापान से जो पैक्ट हुआ है, कल प्रधानमंत्री ने शिंजो एबे से बात की है जो जापान के प्रधानमंत्री हैं और जिन्होंने और प्रधानमंत्री नया चुना जाने वाला है। दोनों देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और दोनों देश एक दूसरे को लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने के लिए सहमत हो गए हैं। ये डिफेंस कोऑपरेशन यानी रक्षा सहयोग समझौते में भारत और जापान के बीच का एक बहुत बड़ा कदम है, जो जिसमें प्रधानमंत्री ने भी कहा और शिंजो एबे ने भी कहा है, जापान के प्रधानमंत्री ने, कि ये आने वाले दिनों में प्रशांत महासागर में काफ़ी मजबूत करेगा भारत की स्थिति और पूरे चीन के खिलाफ तमाम देशों को रणनीति बनाने में मदद करेगा। लॉजिस्टिकल सपोर्ट का मतलब ही साफ है कि जहाज रुक सकेंगे, यहाँ आप रिफ्यूलिंग कर सकेंगे, यहाँ मरम्मत हो सकेगी, तमाम चीज़ें जो मूवमेंट में मदद करेगी, रुकने के लिए बेस तैयार हो जाएगा। तो ये दक्षिण कोरिया के साथ भारत ऐसे समझौते कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि भारत चीन को घेरने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर चीन अपनी सीमाओं को लेकर ज़्यादा गंभीर हो रहा है तो भारत भी चीन जो दुनिया में अलग थलग पड़ा है उसको दुनिया से में और अलग थलग करने की कोशिशों में लगातार भारत जुटा हुआ है। ये छठा देश है, जापान छठा देश है जिसके साथ इस तरह का समझौता भारत का हुआ है। संदीप, इस समझौते के मायने क्या है, क्योंकि इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे? बिल्कुल, देखिए, भारत अगर हम लोग बात करें जापान के साथ जो रिश्ते हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, बहुत पुराने रिश्ते हैं और ख़ास तौर पे कि ये रिश्तों में बड़ी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की जो दोस्ती है उसके बाद से और ज़्यादा गहरी होनी शुरू हुई है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले ही भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इन सब ने मिलकर क्वाड बनाया था। दरअसल चीन जो है उस पूरे इलाके में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का गलत इस्तेमाल करता रहा है। वहाँ उसने अपने अपने आइलैंड्स तैयार करने शुरू कर दिए। तो ऐसे में उस पूरे इलाके में चीन की दादागिरी को कम करने के लिए 4 बड़े देश जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका एकजुट होकर एक क्वाड बनाया था। उसके बाद से ही जो है चीन को जो है इस बात की तकलीफ होनी शुरू हो गई थी। कुछ महीने पहले ही जो है एक बड़ा अभ्यास जो है भारत और जापान की जो नौसेना है उन्होंने किया था। साथ ही अमेरिका के साथ भी जो है एक बड़ा अभ्यास हो चुका है। तो सीधे तौर पर ये जो सैन्य स्तर पर जो दोनों देशों के बीच में, खासतौर पर भारत और जापान के बीच में जो घनिष्ठता बढ़ रही है वो सीधे तौर पर चीन के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। क्योंकि चीन जो है अपने आप को जमीन पे तो मजबूत दिखाता ही है, लेकिन इस वक्त उसका सारा ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ समंदर पे, यानी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का बेजा इस्तेमाल करने का जो चीन का शुरू से ही रवैया रहा है, अब कहीं ना कहीं इस तरीके के जब संबंध बनते हैं, बेहतर संबंध बनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हिमाकत करने से पहले अब चीन को भी 10 बार सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, चीन को 10 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन अमिताभ जी, चीन तो ये कह रहा है कि युद्ध की स्थिति अगर होती है तो भारत के साथ ना तो अमेरिका आएगा और ना ही जापान। इसको हम किस तरीके से देखें?
देखिए, सीमा का मसला है और सीमा समझौते दो देशों को अपने आप ही सुलझाने पड़ते हैं। और एक चीज़ हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे, आप गोलपोस्ट बदल नहीं सकते, आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। पड़ोसी जो हैं उनके साथ ही मिल बैठकर मसले को सुलझाना पड़ेगा। लेकिन पड़ोसी होने का मतलब ये नहीं है कि आप अब हर कदम पीछे हटते जाएं, पड़ोसी आप पर आक्रमण करता जाए। इसलिए भारत ने अपनी स्थितियां सुदृढ़ करनी शुरू की हैं और इसी कड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा है भारत और जापान के साथ समझौता। जापान, आपको याद होगा, विश्व युद्ध 2 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लगातार एक शांतिपूर्ण जापान के रूप में विकसित हुआ है, एक विकसित जापान के रूप में विकसित हुआ है। अगर वो जापान चीन के चलते अगर अपने आप को फिर से आर्म कर रहा है, अपने आप को फिर से सैन्य तरीके से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीन के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है कि इंडो पैसिफिक रीजन में, इस पैसिफिक रीजन में कम से कम भारत अकेला नहीं है जो चीन की गतिविधियों पर नजर रखे, काबू करे। भारत, अमेरिका के अलावा जापान भी उस तिकड़ी के रूप में उभर कर आया है और कम से कम 5 से 6 ऐसे देश हैं जो चीन की गतिविधियों से काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। वो तमाम देश भारत के साथ ही खड़े रहेंगे और ये सप्लाईज एंड प्रोविजन दोनों के लिए ये समझौता है। और कल प्रधानमंत्री ने बात की है शिंजो आबे से और इस समझौते पर मुहर लगाई गई और एक दूसरे के साथ सहयोग करने का पूरा आश्वासन दिया गया है दोनों देशों के द्वारा। तो ये काफ़ी बड़ा कदम है भारत और जापान की संधि से इस पैसिफिक रीजन में शांति और सद्भाव कायम करने का। बिल्कुल, बहुत बड़ा कदम है और बहुत बड़े कदम के तहत ये समझौता जापान के साथ। और इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि भारत के कदम से बुरी तरीके से डर चुका है चीन। भारत और जापान के करार ने चीन को बुरी तरीके से बौखला कर रख दिया है। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि जापान के साथ भारत के सैन्य करार के बाद चीन का चैन गुम है। आलम यह हो गया है कि चीन जो अब तक गुपचुप तरीके से अपनी साजिशों को अंजाम दे रहा था, वो अब खुलकर भारत को धमकाने की हिमाकत कर रहा है। न्यूज 18 इंडिया की सबसे बड़ी पड़ताल में चीन का यही रुख सामने आ रहा है कि वो किस कदर बौखलाने के बाद अपना आपा खो बैठा है। चीन के फ्रंट से आई सबसे बड़ी खबर, जंग से पहले ही सिहर गया ड्रैगन। भारत जापान की डील में हारा चीन। जापान के साथ भारत ने किया बड़ा करार। भारत ने चारों तरफ से घेरा चीन को। न्यूज 18 इंडिया की सबसे बड़ी पड़ताल। न्यूज 18 इंडिया की इस बड़ी पड़ताल में चीन के उस रुख की बात होगी जिसमें वो चौतरफा घिरता दिखाई दे रहा है। रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में इस बात पर रजामंदी हुई कि सरहद पर बने तनाव के बादलों को मुनासिब तरीके से कम किया जाए और अमन बहाली की जाए। लेकिन इधर LAC पर दोनों ही तरफ से सेना के बढ़ते जमावड़े ने हालात में गर्मी का एहसास बढ़ा दिया है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच LAC पर जारी तनाव को कम करने के लिए 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है। लेकिन इधर घरेलू मोर्चे पर भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने ड्रैगन को बुरी तरह से डरा दिया है। यह कदम दरअसल जापान के साथ किया गया एक रक्षा करार है। जापान के साथ भारत का बड़ा समझौता, एक दूसरे के सेना के बेस को इस्तेमाल करने की डील। रक्षा समझौते से नजदीक आए भारत और जापान। चीन पर लगाम लगाएगी जापान के साथ ये डील। न्यूज 18 को भारत के रक्षा मंत्रालय से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भारत और जापान ने दोनों देशों के बीच सैन्य आपूर्ति और सेवाओं की अदला बदली के लिए समझौता किया है। इस सिलसिले में भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार और जापानी राजदूत सुजुकी सातोशी के बीच बुधवार को समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह सबसे बड़ा द्विपक्षीय मुद्रा अदला बदली व्यवस्था समझौता है। इस तरह की सुविधा से रुपये की विनिमय दर तथा पूंजी बाजार में स्थिरता बनाए रखने में भारत को मदद मिलेगी तथा आर्थिक सहयोग में विविधता में भी मदद मिलेगी। इस सुविधा के तहत भारत के लिए जापान से उक्त राशि के बराबर विदेशी पूंजी इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी। यानी एक तरह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का एक सुरक्षित और संरक्षित आधार मिल गया है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती और गति मिलेगी। इस बीच ये एक बड़ी खबर सामने आई कि जापान और भारत के बीच हुए इस समझौते के बाद
दोनों देशों की सेनाओं के अधिकारी रणनीतिक स्तर पर मिलजुल कर रूपरेखा तैयार कर सकते हैं और सूचनाओं को एक दूसरे के साथ साझा भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर दोनों देशों की सेनाओं की टुकड़ियां एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल भी कर सकती है। जापान के साथ भारत के इस समझौते पर चीन की नजदीकी से नजर है कि जापान और भारत दोनों को ही जो है चीन अपना शत्रु देश मानता है और दोनों के साथ उसका जो है समुद्र में और जमीनी स्तर पर विवाद है। जापान भारत को आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से मजबूत करना चाहता है, जिससे कि भारत चीन का कड़ा विरोध कर सके और उसे सभी क्षेत्रों पर काउंटर कर सके। भारत और जापान के बीच हुई इस डील को लेकर चीन पूरी तरह से बौखला गया है। ताजा खबर ये आ रही है कि चीन अपनी बौखलाहट अब छुपा नहीं पा रहा है। एक तरफ चीन के नेता जमाने के सामने भारतीय नेताओं से मिलकर शांति की दुहाई देते हैं, जबकि चीन का मीडिया सेना की ओर से भारत को चेतावनी देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। चीन के मीडिया के धमकी भरे बोल, चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स की धमकी, ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने दी धमकी। एक तरफ भारत और चीन के बीच रूस में शांति वार्ता हो रही है, जबकि दूसरी तरफ भारत के रक्षा सचिव जापान के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे थे। ये बात जैसे ही चीन को पता चली, वो पूरी तरह घबरा गया। न्यूज़ 18 की पड़ताल में ये बात भी सामने आई है कि चीन ने अपनी धमकी को असरदार बताने के लिए अपने अखबार की वेबसाइट पर कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें चीन की सेना अपने हथियारों का बेधड़क इस्तेमाल कर रही है। अखबार का दावा है कि ये सैन्य अभ्यास भारत की सीमा के बेहद नजदीक किया जा रहा है। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में लिखा गया है, हम भारत के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर भारत ने चीन की अच्छी मंशा का गलत मतलब निकाला और चेतावनी में गोलियां चलाई तो हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। अब सवाल यही उठता है कि क्या चीन और उसकी सेना भारत की मजबूती से जवाब देने के तौर तरीके की वजह से खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है? चीन को चारों तरफ से घेरने के लिए यह आवश्यक है कि उसके पड़ोसी देशों के साथ संधि या समझौते किए जाएं, जिससे कि समय समय पर चीन की नीतियों का, विस्तारवादी नीतियों का, साम्यवादी नीतियों का विरोध किया जा सके। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पीएलए के वेस्टर्न कमांड के प्रवक्ता झांग शुइली के हवाले से 1962 में हुई भारत और चीन की लड़ाई का जिक्र किया और जून के महीने में लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प के बारे में भी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि चीन पूरी तरह से न सिर्फ डरा हुआ है, बल्कि खुद को घिरा देखकर बौखला भी चुका है। जिस तरह से भारत ने जापान के साथ सैन्य समझौता किया और ठीक इसी तरह भारत ने अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करार किए हैं। जापान की तरह भारत कई और करार कई देशों के साथ कर चुका है और भारत अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया के साथ भी करार कर चुका है। ग्लोबल टाइम्स में छपे संपादकीय से एक बात तो जरूर साफ हो जाती है कि चीन भारत और जापान के अलावा भारत और अमेरिकी सैन्य संबंधों को लेकर भी काफी डरा हुआ है। किसी की यह नसीहत कि भारत ऐसा न करे बिल्कुल गलत है। भारत पूर्ण रूप से सामरिक दृष्टिकोण से किसी भी तरह के हमले का जवाब देने में सक्षम है। ऐसे में भारत को अपनी अस्मिता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए चीन का कड़ा प्रतिरोध करते रहना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि अगर भारत और चीन के बीच जंग छिड़ती है तो इसको लेकर सबसे ज्यादा खुश अमेरिका होगा और इस जंग के हालात में अमेरिका भारत के साथ खड़ा नजर आएगा और फिर भारत अमेरिका का पिट्ठू बनकर रह जाएगा। लिहाजा अपने संपादकीय में ग्लोबल टाइम्स ने भारत को अमेरिका के दम पर ना फूलने की नसीहत भी देने की कोशिश की। जाहिर है ये नसीहत दरअसल खुद को भारत के करारे जवाब से बचाने और दुनिया में अपनी हेकड़ी की लाज बचाने के लिए चीन का ये दांव है।
और इस बीच एक बड़ी खबर चीन से जुड़ी। ताइवान ने चीन के विमानों को मार गिराने की धमकी दी है। चीन के लड़ाकू विमानों की लगातार घुसपैठ चीन के विमान लगातार कर रहे थे और इससे नाराज है ताइवान, जिसने कहा है कि अगर चीन के विमानों ने हरकत बंद नहीं की तो उसकी मिसाइलें लड़ाकू विमानों को मार गिराएंगी। ताइवान ने चीन के विमानों की घुसपैठ के वीडियो भी जारी किए हैं। पिछले 2 दिनों से चीन की सेना ताइवान की सीमा के पास सैन्य अभ्यास कर रही है और इसी दौरान 2 दिनों से चीनी सेना के विमानों ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की है। नाराज ताइवान ने कहा है कि चीन ने अगर अपनी हरकत बंद नहीं की तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। ताइवान ने साथ ही चेताया कि वो शांति चाहता है लेकिन चीन उसे कमजोर ना समझे। पिछले दिनों ताइवान ने चीन का एक लड़ाकू विमान भी मार गिराया था। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इसी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव दशकों से है और यही वजह के लगातार चाहता है ताइवान पर कब्जा चीन। लेकिन इस सबके बीच ताइवान ने दे दी है चीन को धमकी। Today, the PLA has chosen to conduct exercises near Taiwan. Tomorrow, it may engage in similar threats near other countries. संदीप बोल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ये जो विवाद है, क्योंकि दशकों से कोशिश है चाइना की किस तरीके से वो ताइवान पर कब्जा जमा ले और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच ताइवान के सब्र का बांध टूट रहा है और ये धमकी, इसके क्या मायने, इसको किस तरीके से देखें? देखिए, मायने साफ हैं कि अगर ताइवान चीन को इस तरीके से साफ तौर पे धमकी दे रहा है तो उसका मतलब ये है कि अब चीन के साथ या उसकी ताकत से, उस बढ़ती ताकत से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ताइवान को भी पता है कि उसके साथ जो है इस वक्त दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो कि खड़े हैं, क्योंकि लगातार जो है एयर स्पेस का वायलेशन जो है चीन के फाइटर कर रहे हैं। बाकायदा ताइवान कोस्ट पे बड़ी सैन्य अभ्यास भी चल रहे हैं। ऐसे में पिछले हफ्ते की बात है, एक फाइटर जो है चीन का गिरा भी था। हालांकि बाद में ताइवान की तरफ से ये साफ कर दिया गया था, दावा किया जा रहा था कि ताइवान ने उसको मार गिराया, लेकिन ताइवान ने साफ किया था कि वो जो है उन्होंने नहीं मार गिराया। लेकिन अब सीधे तौर पर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अब अगर चीन की तरफ से हिमाकत हुई, एयर स्पेस वायलेशन हुआ, तो वो उन एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकता है। तो कह सकते हैं कि तनाव जो है अब बढ़ेगा। और सही बात बताऊं तो जो अमेरिका है उसने ताइवान को बहुत उन्नत हथियार तक दिए हैं और पूरी तरीके से उसकी सहायता करने के लिए उस इलाके में मौजूद है। तो कह सकते हैं चीन को इस वक्त बड़ी चेतावनी है कि अगर उसने वायलेशन किया एयर स्पेस का तो ताइवान अब, पिछली बार जो अगर गलती से गिरा था एयरक्राफ्ट, वो बात छोड़ दीजिए, लेकिन अब वो जानबूझकर जो है जानबूझकर कार्रवाई की जाएगी चीन के विमानों के खिलाफ, क्योंकि अब ताइवान पूरे मूड में है कि चीन की जो तमाम हरकतें लगातार होती रही हैं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन इस सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चीन और उसकी शातिर नीति से जुड़ी ये बड़ी खबर ये है कि चीन पर सुपर पावर बनने का नशा इस कदर हावी हो चुका है कि वो एलएसी पर भारत के साथ ही विवाद नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के दर्जनों देशों के साथ उसका जमीन का झगड़ा लगातार चल रहा है। लेकिन ये तो चीन की एक चाल है। दरअसल चीन गुपचुप तरीके से और पर्दे के पीछे से साजिशों का ताना बाना बुनने में ज्यादा ही यकीन रखता है और इसी गरज से उसने दुनिया भर में अपने पैर फैलाने के लिए अपनी जासूसी एजेंसियों को सक्रिय कर दिया, जो कि जासूसी तो करती हैं, तकनीक चोरी के भी गैर कानूनी कामों में लगातार अंजाम रही है, संलिप्त रही है और इत्तेफाक से चीन की यह चोरी पकड़ी जा चुकी है। रिपोर्ट देखिए। शी जिनपिंग की इंटरनेशनल साजिश का पर्दाफाश। बेनकाब हुए चीन के सफेद पोश चोर, कहीं छात्र बनकर घूम रहे हैं चीन के जासूस, कहीं कारोबारी बनकर चुरा रहे हैं तकनीक। ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक चीन के चोरों का भांडाफोड़। चीन में शी जिनपिंग की सरकार की सबसे खतरनाक साजिश का भांडा फूट गया। शी जिनपिंग जिन सफेद पोश चेहरों के जरिए पूरी दुनिया से डेटा और तकनीक चुराकर चीन को सुपर पावर बनाने का सपना देख रहे थे, उसकी पूरी सच्चाई ऑस्ट्रेलिया की सरकार के रणनीतिक थिंक टैंक ASPI यानी ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने उजागर कर दी है। ASPI की एक सनसनीखेज रिपोर्ट में यह बताया गया है
कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट नाम की एक विंग है। UFWP यानी यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट शी जिनपिंग के जासूसों के सबसे बड़े नेटवर्क में तब्दील हो चुका है। इस संगठन की बुनियाद 1939 में चीन की कम्युनिस्ट क्रांति के दौरान रखी गई थी। तब इससे जुड़े लोग माओ त्से तुंग के मुखबिर के तौर पर काम करते थे। यूनाइटेड फ्रंट का मुख्य काम उस समय की चीन की सरकार और धार्मिक समूहों की निगरानी करने का था। लेकिन अब यूनाइटेड फ्रंट की आड़ में शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया में चीन के जासूसों का जाल बिछा दिया है। कोरोना संकट के बाद चीन के खिलाफ माहौल बना तो उसकी काट के तौर पर यूनाइटेड फ्रंट के एजेंट मदद के बहाने लोगों को चीन के चंगल में फंसाने में जुट गए। चीन के इन सफेद पोश जासूसों की खास नजर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, अर्जेंटीना और जापान जैसे देशों पर है। चीन यूनाइटेड फ्रंट के माध्यम से दूसरे देशों की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने का कार्य कर रहा है। साथ ही साथ दूसरे देशों से जो उच्चतम तकनीकी है, नवीनतम तकनीकी है, उसे चोरी छुपे हासिल करने का प्रयास कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक ASPI के मुताबिक चीन के यूनाइटेड फ्रंट की जड़ें कई देशों में बहुत गहरी हो चुकी हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया भर में चीन के जितने नागरिक हैं, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन चीन के यूनाइटेड फ्रंट से जुड़े हुए हैं और चीन के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। उनके अलावा चीन अपने एजेंटों को छात्रों और कारोबारी बनाकर भी दूसरे देशों में भेज रहा है, जिनका असली काम उन देशों की रक्षा और दूसरी तकनीक चुराकर चीन भेजना ही है। इसके अलावा चीन के ये जासूस जहां भी सक्रिय हैं, वहां लोगों के बीच घुल मिलकर चीन के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। इसके लिए अमेरिका में चीन की सरकार के नियंत्रण वाले चाइना न्यूज सर्विस की मदद ली जा रही है, तो ऑस्ट्रेलिया में पैसिफिक मीडिया ग्रुप चीन के यूनाइटेड फ्रंट के मुखौटे के तौर पर काम कर रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि चीन अपने जासूसों की मदद से दूसरे देशों की राजनीति में भी सीधी दखलंदाजी कर रहा है। वो अलग अलग देशों में चीन के साथ नरम रवैया अपनाने वाली पार्टियों पर चंदे के रूप में मोटी रकम लुटा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसे अपना सीक्रेट हथियार का करके संबोधित किया है, जो पूरी दुनिया में चीन की नीतियों को विस्तारित करने का कार्य कर रहा है, चीन की छवि को अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। खास बात यह है कि यूनाइटेड फ्रंट का ये पूरा खेल शी जिनपिंग पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं। वो सामने ये बात मानने को ही नहीं तैयार कि यूनाइटेड फ्रंट का चीन की सरकार या फिर वहां की कम्युनिस्ट पार्टी से कोई लेना देना है। जबकि सच्चाई यह है कि यूनाइटेड फ्रंट नाम का चीन का जासूसी संगठन शी जिनपिंग को विरासत में मिला है। उनके पिता शी जोंगशंग ने इसी संगठन के एजेंटों की मदद से तिब्बत में दलाई लामा और पंचेन लामा के खिलाफ साजिश रची थी। शी जिनपिंग के दो भाई भी यूनाइटेड फ्रंट से जुड़े रहे हैं। खुद शी जिनपिंग जब चीन के फुजियान प्रांत के नेता थे, तब उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट को ताइवान और दूसरे देशों में जासूसी के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था। चीन का राष्ट्रपति बनने के बाद 2015 में शी जिनपिंग ने अपने प्लान पर अमल करने के लिए दुनिया भर में यूनाइटेड फ्रंट का विस्तार करना शुरू कर दिया। शी जिनपिंग के जासूसों का यह जाल कितने शातिर ढंग से काम करता है, इसका ब्यौरा भी ASPI की रिपोर्ट में है। बताया गया कि चीन के जासूसों पर किसी को शक न हो, इसके लिए चीन की सरकार ही उनको भगोड़ा बनाकर दूसरे देश पहुंचा देती है। ऑस्ट्रेलिया में भी चीन का ऐसा ही एक भगोड़ा 2012 में पहुंचा था। ASPI के मुताबिक 2012 में चीन का एक बड़ा कारोबारी हुआंग शियांगमो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। उस वक्त वो चीन के अमीरों की लिस्ट में 420वें नंबर पर था। कभी चीन की सरकारी रेलवे कंपनी में नौकरी करने वाले हुआंग को चीन के कम्युनिस्ट नेता चेन होंगपिंग का करीबी माना जाता था और उन्हीं की मेहरबानी से उसने चीन के सरकारी ठेके हथिया कर मोटी रकम कमाई थी। शी जिनपिंग ने सत्ता में आने के बाद जिन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई की थी, उनमें चेन होंगपिंग का नाम भी था। उनको भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा और फिर मौत की सजा सुना दी गई, लेकिन उस पर अमल को निलंबित रखा गया।
चेन के जेल जाने के बाद हुआंग ने ऑस्ट्रेलिया में ठिकाना बनाया। उसने सिडनी में 1,28,00,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 96 करोड़ का बंगला खरीदा था। बहुत जल्द वो ऑस्ट्रेलिया में चीन के एक गैर सरकारी संगठन का प्रमुख बन गया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया में लोग यही समझते रहे कि वो चीन की सरकार से सताया हुआ है और इसी हमदर्दी और अपनी दौलत का फायदा उठाते हुए हुआंग ने 4 साल में ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े नेताओं से रिश्ते बना लिए। वो ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक दलों को मोटा चंदा देता था, जबकि वहां कारोबारी के नाम पर उसके पास कुछ खास नहीं था। इसी वजह से 2015 से ही हुआंग पर ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी को शक होने लगा। अगले ही साल इस शक पर मुहर भी लग गई। 2016 में हुआंग ने लेबर पार्टी को 3 करोड़ रुपए का चंदा देने का वादा किया। इसी बीच दक्षिण चीन सागर में चीन की नीतियों का लेबर पार्टी ने विरोध किया। चीन का विरोध करते ही हुआंग ने लेबर पार्टी को चंदा देने से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, चीन के ऐसे कई उद्योगपति हैं जो असल में यूनाइटेड फ्रंट के लिए ही काम कर रहे हैं। उन उद्योगपतियों के जरिए चीन दूसरे देशों में पूंजी निवेश करता है और फिर कारोबारी रिश्तों के नाम पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर खेल खेलना शुरू कर देता है। जानकार मानते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कुछ नहीं बल्कि दूसरे देशों का डेटा और वहां की महत्वपूर्ण तकनीक चोरी करने का हथकंडा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर एलएसी पर रोज भारत को गीदड़ भभकी देने वाली चीन के सुर मॉस्को में बदले दिखे। मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के सख्त रुख के बाद चीन का रुख नरम पड़ा। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच करीब 2.5 घंटे तक की बैठक चली, जिसमें एलएसी पर जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच 5 बिंदुओं पर बनी सहमति। बैठक के बाद भारत ने साफ कर दिया कि वो एलएसी पर जारी तनाव को और नहीं बढ़ाना चाहता और चीन के प्रति भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं चीन ने यह माना कि पड़ोसी देश होने के नाते कुछ मुद्दों पर असहमति है, लेकिन चीन ने यह भी माना कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसे हल नहीं किया जा सकेगा। तो कल दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक चली थी। तकरीबन 2.5 घंटे तक यह बैठक चली, जिसमें सहमति बनी 5 बिंदुओं पर कि किस तरीके से दोनों देशों के रिश्तों दोनों देशों की तरफ से तनाव को कम करने की कोशिश होगी और सेनाओं को पीछे हटाने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है चीन के दोहरे रवैये से जुड़ी। मॉस्को में भले ही चीन भारत से तनाव कम करने पर सहमति बनाता दिखा हो, लेकिन चीन की हरकतें देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि चीन की तरफ से उसी वक्त गीदड़ भभकी दी जा रही थी जब मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्री बैठक कर रहे थे। चीन अपने सरकारी अखबार के जरिए भारत को एक बार फिर गीदड़ भभकी दे रहा था। ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट कर भारतीय सेना को धमकाने की कोशिश की। चीन ने कहा कि अगर भारतीय सेना पैंगोंग के दक्षिण से नहीं हटी तो चीन पूरी सर्दी अपनी सेना की तैनाती को रखेगा, जिससे भारत की मुश्किलें और बढ़ेंगी। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट कर भारत को गीदड़ भभकी दी और लिखा क्या, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। चीन के सरकारी अखबार ने लिखा, अगर भारतीय सेना पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे से नहीं हटती तो चीन की सेना पूरी सर्दियों तक उनके सामने खड़ी रहेगी। भारतीय सेना का साजो सामान खराब है, कई भारतीय सैनिक ठंड से या फिर कोरोना से मारे जाएंगे। अगर युद्ध होता है तो भारतीय सेना को जल्द हरा दिया जाएगा। तो यह ट्वीट चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की तरफ से किया गया। चीन बातचीत कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ गीदड़ भभकी भी दे रहा है और इसके पीछे वजह यह है कि एलएसी पर हमारे जाबाज सैनिक लगातार चीन को पटखनी दे रहे हैं। दक्षिणी पैंगोंग इलाके में ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और ऐसी सभी महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियों पर कब्जे के बाद अब सेना ने उत्तरी पैंगोंग इलाके में ऑपरेशन शुरू किया है और इस इलाके में भी ऑपरेशन शुरू करते ही भारतीय सेना ने चीन को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। फिंगर 4 की जिन इलाकों से पीछे हटने का वादा करके चीन बार बार मुकर रहा था, अब भारतीय सेना ने उसे अपनी ताकत के दम पर पीछे धकेल दिया है। रफाल से ध्वस्त हुआ शी का हवाई किला। GPU 49.
रफाल के डर से लाल सेना करे हवाई धमाका। LAC से बीजिंग तक रफाल से हाहाकार। डरी हुई लाल सेना पर भारत का करारा प्रहार। रणभूमि में रफाल के उतरने का असर भारत के दोनों पड़ोसी देशों में मची हलचल से साफ समझा जा सकता है। पाकिस्तान जहां रफाल के खिलाफ हवाई बयानबाजी में जुटा हुआ है, वहीं रफाल से तिलमिलाया चीन आसमान में हवाई गोले दाग रहा है। LAC पर उसने हवा में ही बमबारी शुरू कर दी है। चीन की बौखलाहट का आलम यह है कि तिब्बत में वो पिछले 48 घंटों से लगातार आसमानी धमाका कर रहा है। ये तिब्बत में चीनी सेना की बौखलाहट की वो तस्वीरें हैं जिसे चीन अपना शक्ति प्रदर्शन बताकर दुनिया में जारी कर रहा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह चीन की सेना हवा में गोले दाग रही है। तिब्बत में भारत की सीमा से करीब चीन की ये हरकत पिछले कई दिनों से जारी है, जिसका सबूत है ये दो तस्वीर। ये दो तस्वीर चीन की सेना के डर का सबसे बड़ा सबूत है। हालांकि चीन इन्हें अपनी सेना का युद्धाभ्यास बता रहा है। इसमें पहली तस्वीर चीन की मीडिया की ओर से 10 सितंबर को जारी की गई है, जबकि दूसरी तस्वीर 9 सितंबर को जारी की गई। इन दोनों ही तस्वीरों से साफ हो जाता है कि चीन की सेना दिन और रात की फिक्र किए बिना तिब्बत में भारतीय सीमा के करीब लगातार गोले बरसा रही है। चीन वैसे तो इन तस्वीरों से दुनिया में अपनी ताकत की नुमाइश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये तस्वीरें चीन के डर को बयां कर रही हैं और इन तस्वीरों से LAC पर उसकी हार की तिलमिलाहट साफ नजर आ रही है। चीन की लाल सेना की सबसे बड़ी तिलमिलाहट है पैंगोंग में उसकी हार। भारत पैंगोंग के इलाके में विवाद को सुलझाने के लिए पिछले 3 महीने से ज्यादा हो गए लगातार चीन के सैन्य अधिकारियों के साथ बात कर रहा है। चीन के सैन्य अधिकारी बैठक में तो कई ऐसे विवादित हिस्सों से पीछे हटने का वादा भी करते हैं, लेकिन बाद में वो मुकर जाते हैं। बार बार वादा खिलाफी से अब भारत ने अपना रुख बदल लिया है। भारत अब चीन की सेना को पीछे धकेलने का ऑपरेशन तेज कर चुका है। दक्षिणी पैंगोंग के बाद अब उत्तरी पैंगोंग में भारत चीन को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर चुका है। कुछ दिन पहले ही पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीन ने ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की नीयत से घुसपैठ की, लेकिन हमारे जवान मुस्तैद थे। भारतीय सेना ने न सिर्फ चीन की लाल सेना की साजिश को नाकाम किया, बल्कि दक्षिणी पैंगोंग की उन सभी पहाड़ियों को कब्जे में ले लिया जिनसे चीन भारतीय सेना की जासूसी का काम करता था। क्योंकि इन पहाड़ियों की ऊंचाई काफी ज्यादा थी, अब दक्षिण पैंगोंग में रणनीतिक तौर पर सभी अहम पहाड़ियां भारत के कब्जे में हैं। दक्षिण पैंगोंग में मजबूत पकड़ बनाने के बाद अब उत्तरी पैंगोंग में सेना के ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन शुरू करते ही पैंगोंग में फिंगर 4 की सभी अहम चोटियों पर तिरंगा लहरा दिया है। इस वक्त फिंगर 4 में जितनी भी अहम चोटियां हैं वो अब भारत के कब्जे में आ चुकी हैं। इस तरह अब हिंदुस्तान पैंगोंग के उत्तरी इलाके में भी काफी मजबूत स्थिति में आ चुका है। इस तरह पूर्वी लद्दाख में सीमाओं पर भारत पहले से काफी मजबूत हो चुका है। अब भारत ने पैंगोंग के उत्तर और दक्षिण दोनों ही इलाकों में चीन सेना पर काफी बढ़त बना ली है। पैंगोंग के उत्तर में मौजूद फिंगर इलाके में भारत और चीन का विवाद दशकों पुराना है, लेकिन अब फिंगर 4 की अहम चोटियों पर भारत का कब्जा होने से चीन यहां बेहद कमजोर हो गया है। इस तरह भारत चीन विवाद का सबसे बड़ा जंक्शन यानी पैंगोंग में अब भारत ने पूरी तरह से बढ़त बना ली है। भारतीय सेना ने पैंगोंग शो के उत्तरी किनारे के ऊपर भी कुछ ऐसी हाइट्स ऑक्युपाई की हैं जिससे फिंगर 4 के इलाके को भी डोमिनेट किया जा रहा है।
ये भारत के लिए एक टैक्टिकल जीत है। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे में मौजूद बेहद दुर्गम पहाड़ियों से ही एलएसी गुजरती है। इस इलाके में उसी को मजबूत माना जाता है जिसके कब्जे में यहां मौजूद ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती हैं। पेंगोंग झील के उत्तरी इलाके में झील के किनारे मौजूद पहाड़ियों के दर्रों को फिंगर कहा जाता है। यहां फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक मौजूद है। एलएसी फिंगर 8 से होकर गुजरती है और फिर फिंगर 4 पर भारतीय सेना की स्थायी पोस्ट है। इसके आगे सिर्फ गश्त के लिए ही जवान जाते हैं। चीन फिंगर 4 तक के इलाके पर अपना दावा करता है, लेकिन अब भारत ने फिंगर 4 को मजबूती से अपने कब्जे में ले लिया है। फिंगर 4 के भारत के कब्जे में आने के बाद से एलएसी पर तस्वीर बदल गई है। हिंदुस्तान की फौज पूर्वी लद्दाख के सबसे विवादित पेंगोंग पर अब एक मजबूत स्थिति में है और इसका फायदा आने वाले दिनों में भारत और चीन के बीच होने वाली बैठकों में साफ दिखाई दे सकता है, क्योंकि चीन अब तक भारत को इस वजह से अंगूठा दिखाता था क्योंकि उसके कब्जे में कुछ चोटियां थी। लेकिन अब भारत की फौज ने जिस तरह से दक्षिणी और उत्तरी पेंगोंग में अपनी मजबूती बनाई है, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो बैठकें होंगी उसमें चीन को भारत आसानी से झुका सकेगा। एलएसी पर सीमा विवाद के बीच ही रूस की राजधानी मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात में दोनों देशों के सभी विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमति बनी। इसके बाद ये उम्मीद है कि सीमा पर भी शायद चीन अपनी हरकतों से बाज आए, लेकिन चीन के धोखे के इतिहास को देखते हुए भारतीय सेना किसी तरह की ढील फिलहाल नहीं देगी। भारत ये चाहता है कि चीन 5 मई के पहले की यथास्थिति यानी स्टेटस क्वो एंटी पर वापस जाए। भारत इससे कम किसी भी चीज के लिए राजी नहीं होगा। ये चीन को साफ शब्दों में बताया जाएगा। भारत और चीन के बीच हर स्तर पर सीमा का विवाद सुलझाने के लिए बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन इस बीच चीन की लाल सेना सीमा पर भारत को उकसाने की लगातार कोशिश कर रही है। इससे यह जाहिर होता है कि लगातार हो रही हार से चीन की सेना अपना संतुलन और हौसला दोनों खोती जा रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक चुशूल में चीन उकसाने वाली हरकत कर रहा है। पेंगोंग के दक्षिण में चीन विवाद भड़काने में लगा है। इसके लिए चीन टैंक का इस्तेमाल कर रहा है। यही नहीं, उसने पूर्वी लद्दाख में 50,000 सैनिक तैनात किए हैं और 150 हवाई हथियार भेजे हैं। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर अब जो हरकत हो रही है वो चीन के मौके पर तैनात कमांडर नहीं कर रहे, बल्कि ये हरकत चीन सरकार के बड़े अफसरों के इशारे पर हो रही है। चीन दक्षिण पेंगोंग में ब्लैक टॉप समेत दूसरी ऊंची पहाड़ियों पर भारत का कब्जा होने के बाद से बुरी तरह बौखला गया है, क्योंकि इन चोटियों पर भारत का कब्जा होने का मतलब इस पूरे इलाके में अब उसकी एक नहीं चलने वाली। दक्षिण पेंगोंग रणनीतिक रूप से काफी अहम है, इसलिए चीन दक्षिण पेंगोंग में लगातार विवाद को हवा दे रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर भारत और चीन के रिश्तों से जुड़ी। चीन की खराब नीयत और साजिश की वजह से भारत ने इस महीने रूस में कई देशों की सेनाओं के साथ होने वाले सैन्य अभ्यास में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इस महीने रूस में 21 सितंबर से 26 सितंबर तक होने वाले सैन्य अभ्यास में रूस, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, ईरान और बेलारूस की सेनाएं शामिल होने वाली है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि चीन इस सैन्य अभ्यास में अपनी सेना की वही टुकड़ी भेजने वाला है जो गलवान में भारतीय सेना के साथ झड़प में शामिल थी। चीनी सेना की वेस्टर्न थिएटर कमांड की ये वही टुकड़ी है जिसने गलवान में भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना के हाथों उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। दूसरी तरफ भारत ने इस युद्धाभ्यास में शामिल होने से इनकार कर दिया है। भारत के मुताबिक कोरोना के हालात में वो अपने जवानों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच भारत चीन से किसी भी हालात में अपनी नजर हटाना नहीं चाहता और ना ही अपने सैनिकों को किसी युद्धाभ्यास में जाकर अपना ध्यान बांटना चाहता है। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि भारत उस देश के सैनिकों के साथ दोस्ताना युद्धाभ्यास नहीं करना चाहता जिसने भारत की पीठ में छुरा घोंपते हुए सीमा में घुसपैठ की कोशिश की हो। तो इसलिए इस युद्ध अभ्यास में शामिल नहीं होने का फैसला भारत की तरफ से किया गया है।
और इस सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की कल मॉस्को में बैठक हुई, जिसमें तनाव कम करने के लिए कई मुद्दों पर सहमति बनी। लेकिन जिस तरह से चीन इसके बाद भी साजिशें कर रहा है, ऐसा लगता नहीं कि एलएसी पर तनाव कम करना चाहता है। भारत चीन तनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। चीन की गंदी हरकत की वजह से भारतीय सेना रूस नहीं जाएगी। रूस के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं होगा भारत। चीन ने घुसपैठ करने वाले सैनिकों को सैन्य अभ्यास में भेजने की तैयारी की। चीन ने वेस्टर्न कमांड की टुकड़ी को रूस भेजने का फैसला किया। नाराज भारत ने सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से किया इनकार। एक तरफ आसमान में उड़ते रफाल, तो दूसरी तरफ T-90 टैंकों की गड़गड़ाहट। एक तरफ विनाश मिसाइल लॉन्चर से सेना को सुसज्जित करने की तैयारी, तो दूसरी तरफ पैंगोंग इलाके में रणनीतिक इलाकों में मुस्तैदी से चौकसी करते भारत के जवान। चीन के साथ भारत के बढ़ते तनाव के बीच इन तैयारियों ने बिना कहे भी बहुत कुछ कह दिया है। घुसपैठ की आदत और दूसरों के इलाकों पर कब्जे की नीयत से बाज न आने वाला चीन तिलमिला रहा है। और इस तिलमिलाहट की बड़ी वजह एक ही है, बीते कुछ दिनों में भारत की सेना ने कई बार उसके गंदे इरादे नाकाम किए हैं और पीछे हटने को मजबूर कर दिया है। इन आदतों की वजह से चीन को जितने झटके लगे, उससे बातचीत की पेशकश से चीन खत्म करने की दुहाई तो देता है, लेकिन बौखलाहट में वो तनाव बढ़ाने वाली हरकत ही करता है। इसी का नतीजा है चीन का सबसे ताजा रुख। चीन ने रूस में होने वाली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज के लिए अपनी सेना की टुकड़ी WTC यानी वेस्टर्न थिएटर कमांड से भेजने का फैसला किया है। ये वही थिएटर कमांड है जिसके सैनिकों ने पिछले दिनों भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की और भारतीय सेना के साथ जबरदस्त विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि भारत से टकराव के वक्त वेस्टर्न कमांड के जो सैनिक मौके पर मौजूद थे, उन घुसपैठियों को भी चीन रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास कॉकास 2020 में भेज रहा है। कई जानकार इसे भारत को भड़काने वाली नीयत बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि चीन के इस हरकत की भनक भारत को पहले ही लग गई थी। सूत्रों का दावा है कि भारत को जैसे ही ये खबर मिली, विदेश मंत्रालय हरकत में आ गया और कुछ दिन पहले ही इस मुद्दे पर साउथ ब्लॉक में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर शामिल हुए। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी मौजूद थे। क्योंकि चीन ने यह हरकत LAC पर तनातनी के बीच की है, इसलिए भारत ने इस पर रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए बहुत सोच विचार किया। चीन और पाकिस्तान की मौजूदगी वाले इस सैन्य अभ्यास में शामिल होने से जुड़े हर पहलू पर चर्चा हुई और अंत में इसमें हिस्सा न लेने का फैसला किया गया। रूस में हो रहे इस अभ्यास के लिए भारतीय सेना के तीनों अंगों को न्योता दिया गया था। इस अभ्यास में SCO सदस्य देश और मध्य एशियाई देश हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें चीन, पाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देश शामिल हैं।